इतिहास के पन्नों में दर्ज 10 अप्रैल 1912 की वो तारीख जब दुनिया का सबसे भव्य और विशाल पोत आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक जाना था। इस जहाज पर 2200 से अधिक यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, जिसमें 900 अनुभवी क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। यात्री वर्ग में समाज के हर तबके के लोग थे, आम नागरिक से लेकर धनी व्यापारी, प्रसिद्ध अभिनेता और उस दौर की नामचीन हस्तियां भी शामिल थीं। टाइटैनिक का आकर्षण इतना जबरदस्त था कि बिना समंदर में उतरे ही निर्माण के दौरान ही यह विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। इसकी भव्यता और वास्तुकला को अपनी आंखों से देखने के लिए बंदरगाह पर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का हुजूम जमा था। हर कोई इस चमत्कार को समंदर में उतरते हुए देखना चाहता था। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, यह इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना था। इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। यह 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और लगभग 53 मीटर ऊंचा था, जो कि आज की 10 मंजिला इमारत से भी कहीं ज्यादा ऊंचा था। जहाज का आंतरिक भाग किसी राजमहल से कम नहीं था। अंदर की साज सज्जा ऐसी थी कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स भी इसके सामने फीके पड़ते थे। इसमें सुंदर स्टेन ग्लास की खिड़कियां, नक्काशीदार लकड़ी के चौखट, 2 शानदार ग्रैंड स्टेयरकेस, एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल, अत्याधुनिक जिम, 4 विशालकाय रेस्टोरेंट्स, एक लाइब्रेरी, टर्किश बाथ और इलेक्ट्रिक बाथ जैसी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। टाइटैनिक अपने समय का सबसे तेज जहाज नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन की प्रतिद्वंदी कंपनी क्यूनियार्ड लाइन के जहाज लुसिटानिया और मॉरिटानिया इससे ज्यादा तेज थे। टाइटैनिक का लक्ष्य गति के बजाय भव्यता, विशालता और यात्रियों को अभूतपूर्व लग्जरी देना था, जिसने इसे और खास बना दिया। टाइटैनिक की चर्चा उसकी लग्जरी के साथ साथ उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी थी। इसे ऐसी टेक्निक से बनाया गया था कि यह कभी डूब नहीं सकता। इसकी मजबूती का पहला कारण था डबल बॉटम हल। जहाज का निचला हिस्सा 2 परतों से बना था, जो किसी भी भीतरी चट्टान या वस्तु से टकराव होने पर भी जहाज को सुरक्षित रखने का दावा करता था। दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा विशेषता थी 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ये स्टील के मजबूत दरवाजों वाले डिब्बे थे, जो अगर किसी हिस्से में छेद होने पर भी पानी को दूसरे कंपार्टमेंट्स में जाने से रोकते थे। इंजीनियरों का दावा था कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी पूरी तरह से पानी से भर जाएं, तो भी जहाज तैरता रहेगा। इसी अति आत्मविश्वास के चलते व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे अनसिंकेबल शिप, यानी वो जहाज जो कभी डूब नहीं सकता, का नाम दिया था। हालांकि जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, लेकिन वो पूरी तरह से सील्ड नहीं थे। कंपार्टमेंट्स के ऊपर की दीवारें डेक ई तक ही जाती थीं। अगर पानी 44 फीट से ज्यादा ऊपर उठ जाता, तो वो एक कंपार्टमेंट से बहकर अगले में जा सकता था, जैसा कि दुर्घटना के समय हुआ भी था। ये एक बड़ी डिजाइन खामी थी, जिसे नजरअंदाज किया गया था। टाइटैनिक की भव्यता के पीछे काला साया भी मंडरा रहा था, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बहुत से लोग मानते थे कि यह जहाज श्रापित था। सबसे अजीब बात यह थी कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जानबूझकर अपने किसी भी जहाज का नाम ईसाई संत या धार्मिक शब्दों पर नहीं रखा था। उस दौर में किसी भी जहाज को शुभ नाम देने की पुरानी परंपरा थी, जिसे टाइटैनिक ने तोड़ दिया था। निर्माण में लगे कई मजदूरों और नाविकों का मानना था कि इतने विशाल जहाज को कोई धार्मिक आशीर्वाद या नाम न देना समुद्र के देवता को क्रोधित करने जैसा है। इसके अलावा टाइटैनिक पर एक पुराना मिस्र का ताबीज रखा गया था, जो द ममी का कर्स से जुड़ा माना जाता था। यह ताबीज एक अमेरिकी यात्री ने खरीदा था और वह इसे अपने साथ ले जा रहा था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस तरह के ताबीज को पानी के रास्ते ले जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य लाता है। एक और भयानक संयोग, टाइटैनिक के लॉन्च होने से ठीक 14 साल पहले एक प्रसिद्ध लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था फ्यूटिलिटी और द रैक ऑफ द टाइटन। इस काल्पनिक कहानी में एक विशाल जहाज, जिसका नाम टाइटैन था, वह भी अनसिंकेबल कहा जाता था। वह भी एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था और उसमें भी लाइफ बोट्स कम थीं। ये कहानी और टाइटैनिक की हकीकत में इतनी समानता थी कि लोग डर गए थे। क्या ये महज संयोग थे या सचमुच टाइटैनिक ने अपने अहंकार में कुछ ऐसी शक्तियों को चुनौती दे दी थी जिसने उसकी पहली यात्रा को उसकी अंतिम यात्रा बना दिया था?
ये रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. It was the largest ship yet built. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The Titanic sank into the depths of the North Atlantic Ocean. After it struck an iceberg, more than 1,500 lost their lives. Hundreds of passengers and crew witnessed the tragedy and lived to tell the tale. A big ship like that could sink. How did you escape? In the last flight. The propellers were right out of water, the rudder was right out, see the bottom, and then gradually she glided away. That was the last of the Titanic. 10 अप्रैल 1912 को कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के नेतृत्व में जहाज ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। कैप्टन को कंपनी का सख्त आदेश था कि वे टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर यानी 17 अप्रैल की सुबह तक न्यूयॉर्क पहुंचाएं। कंपनी टाइटैनिक को न केवल सबसे बड़ा और सुंदर बल्कि सबसे तेज जहाज भी साबित करना चाहती थी। इस दबाव के कारण जहाज 23 से 24 नॉट्स की उच्च गति पर चल रहा था। टिकटों की कीमतों से जहाज की विशिष्टता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 3rd क्लास का टिकट 7 पाउंड और 2nd क्लास का 13 पाउंड था, जबकि 1st क्लास का टिकट 30 पाउंड, जो आज लगभग 3 लाख रुपए का था। सबसे अमीर यात्रियों के लिए पार्लर स्वीट भी था, जिसकी कीमत 870 पाउंड, आज के 8 करोड़ से अधिक थी। जहाज को उत्तरी अटलांटिक के खतरनाक नॉर्दर्न ट्रैक के बजाय आइसबर्ग से बचने के लिए थोड़े लंबे सदर्न ट्रैक से ले जाया जा रहा था। टाइटैनिक केवल भव्यता का प्रतीक नहीं था, ये उस दौर के सामाजिक वर्ग भेदभाव का भी आईना था, जिसने त्रासदी के समय हजारों जिंदगियों की कीमत तय की। जहाज के अंदर 1st क्लास के यात्री किसी राजा की तरह रहते थे, वहीं जहाज का सबसे निचला हिस्सा 3rd क्लास या स्टीरेज के लिए था। ये ज्यादातर यूरोपीय प्रवासी थे जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। 3rd क्लास के यात्रियों को सख्त निगरानी में रखा जाता था और उन्हें जहाज के ऊपरी डेक पर जाने की अनुमति नहीं थी। विडंबना देखिए, 3rd क्लास के लिए केवल 2 बाथटब थे, जो 700 से ज्यादा यात्रियों के लिए थे। यह वर्ग भेदभाव उस समय अपने सबसे क्रूर रूप में सामने आया जब जहाज डूबने लगा। 1 क्लास की 62% महिलाएं और बच्चे बचाए गए, जबकि 3rd क्लास की केवल 25% महिलाएं और बच्चे ही बच पाए। कई रिपोर्टों में यह खुलासा हुआ कि जब जहाज डूब रहा था तो 3rd क्लास के यात्रियों को ऊपरी डेक तक पहुंचने से रोका गया था। क्रू के सदस्यों ने दरवाजे और सीढ़ियां बंद कर दी थीं ताकि अमीर यात्री पहले बच सकें। यही कारण है कि 3rd क्लास के पुरुष यात्रियों की मृत्यु दर लगभग 80% थी। इस त्रासदी ने समाज को एक कड़वा सवाल दिया, क्या जीवन का मूल्य आपकी टिकट की कीमत से तय होता है? आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। यात्रा के दौरान खतरों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। 12 अप्रैल को जहाज को एक फ्रेंच जहाज ला टूरेन से पहली आइसबर्ग चेतावनी मिली, लेकिन जहाज की गति धीमी नहीं की गई और वार्निंग को खास महत्व नहीं दिया गया। 14 अप्रैल का दिन शुरू होते ही टाइटैनिक को कुल 7 और आइसबर्ग चेतावनियां मिली। लुकआउट पॉइंट पर फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली बिना दूरबीन के ही बर्फीले समंदर में नजर रख रहे थे। दूरबीन की चाबी एक अफसर अपनी गलती से साथ ले गया था। कहा जाता है कि जब कैप्टन स्मिथ ने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इस्मे को चेतावनियों के बारे में बताया और गति कम करने की बात कही तो इस्मे ने इनकार कर दिया। वो जहाज को समय पर पहुंचाना चाहते थे। 14 अप्रैल की रात 10:05 पर एसएस कैलिफोर्निया शिप से 9वीं और अंतिम चेतावनी मिली। उन्होंने बताया कि चारों ओर बर्फ की बड़ी चट्टानें हैं और वे खुद भी रुक गए हैं, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस वार्निंग से तंग आ चुके थे और उन्होंने इसे ब्रिज क्रू से साझा नहीं किया। टाइटैनिक में बॉयलर रूम में आग लगने की घटना उसके साउथहैम्पटन से निकलने से पहले ही हो चुकी थी।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस आग के कारण जहाज का हल कमजोर हो गया था और जब वो आइसबर्ग से टकराया तो वो उस जगह से जल्दी फटा जहां बॉयलर रूम में आग लगी थी। त्रासदी का क्षण, टकराव और विनाश। रात के अंधेरे और हड्डी जमा देने वाली ठंड में कम विजिबिलिटी के कारण लुकआउट को देखना मुश्किल हो रहा था। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट को जहाज के सामने 400 फीट लंबी और 100 फीट ऊंची बर्फ की एक विशाल चट्टान दिखाई दी। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और सूचित किया। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने तुरंत इंजन को रिवर्स में डालने और जहाज को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जहाज की गति बहुत तेज थी और उसका आकार इतना विशाल कि इतने कम समय में उसे मोड़ना असंभव था। रात के 11:40 पर टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा तेजी से आइसबर्ग से टकराया। टकराव सामने से नहीं बल्कि साइड से हुआ। साइड में डबल हल नहीं था बल्कि केवल सिंगल लेयर थी जो बर्फ की रगड़ से फट गई। डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान का जायजा लिया और पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स में तेजी से पानी भर रहा है। एंड्रयूज ने कैप्टन स्मिथ को बताया कि जहाज के पास डूबने के लिए केवल 1 से 2 घंटे का समय है। रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने रेडियो ऑपरेटर को मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल यानी SOS भेजने का आदेश दिया। जहाज पर 2200 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स केवल 1200 लोगों के लिए थीं। ये संख्या भी इसलिए कम थी क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन ने यह सोचकर लाइफ बोट्स कम रखी थीं कि यह जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। अफरा तफरी में पहली लाइफ बोट्स को बिना पूरी तरह भरे ही पानी में उतार दिया गया, जिससे कई सीटें खाली रह गईं। प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। टाइटैनिक का सिग्नल आखिरकार 107 किलोमीटर दूर मौजूद जहाज कारपेथिया शिप को मिला, लेकिन उसे पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगना था। आखिरी लाइफ बोट उतारे जाने के बाद भी जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग बचे हुए थे। जो लोग समंदर में कूदे वे भी सुरक्षित नहीं थे। समंदर का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था। यह इतना ठंडा था कि कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। 2:10 पर जैक फिलिप्स ने अंतिम SOS सिग्नल भेजा। 2:15 पर बिजली गुल हो गई। पानी के दबाव से टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। रात 2:20 पर RMS टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में समा गया। टाइटैनिक के साथ 8 म्यूजिशियंस भी डूबे थे। जब जहाज डूब रहा था तो वे शांत रहने के लिए आखिरी क्षण तक संगीत बजाते रहे। उनका समर्पण इतना बड़ा था कि आज भी उन्हें टाइटैनिक त्रासदी के नायकों के रूप में याद किया जाता है। जांच और अनसुलझे सवाल। हादसे के 1.5 घंटे बाद सुबह 3:30 बजे कारपेथिया जहाज दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। उसे 1500 से ज्यादा लाशें और लाइफ बोट्स में बचे केवल 706 लोग ही मिले। जांच शुरू हुई। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें पर गति बढ़ाने के दबाव बनाने के लिए पूछताछ की गई। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि जहाज से केवल 37 किलोमीटर दूर ही SS कैलिफोर्निया जहाज मौजूद था, लेकिन जब कैलिफोर्निया ने रात को रुकने का फैसला किया तो उसका वायरलेस रेडियो बंद कर दिया गया था। कैलिफोर्निया के क्रू ने टाइटैनिक द्वारा छोड़े गए रॉकेट्स देखे भी थे, लेकिन कैप्टन स्टैन लॉर्ड ने उन्हें केवल सामान्य आतिशबाजी समझकर अनदेखा कर दिया। अगर वो गंभीरता दिखाते तो 1500 से ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी। जांच के दौरान SS कैलिफोर्निया की लापरवाही के अलावा एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया, जिसने इस त्रासदी को और भी दर्दनाक बना दिया। ये एक तीसरे जहाज की उपस्थिति का रहस्य था, जो दुर्घटना स्थल से केवल 5 से 10 मील की दूरी पर था, लेकिन उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है। टाइटैनिक के कई बचे हुए यात्रियों और लाइफ बोट में मौजूद लोगों ने उस रात एक रहस्यमय जहाज को पास में देखा था। उन्होंने देखा कि इस जहाज ने टाइटैनिक के SOS रॉकेट्स को देखा था, क्योंकि वो बहुत करीब था। टाइटैनिक से दागे गए 8 सफेद रॉकेट्स संकट का प्रतीक थे, लेकिन SS कैलिफोर्निया और टाइटैनिक के अलावा वो तीसरा अज्ञात जहाज था जिसने रॉकेट देखने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो लाइट बंद करके दूर चला गया। बचे हुए लोगों ने उस जहाज की लाइटों को तेजी से दूर जाते हुए देखा और वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज बर्फीली हवाओं में खो गई। जांच में इस जहाज की पहचान करने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। अगर वो तीसरा जहाज मदद करता तो शायद सैकड़ों लोगों को बचाया जा सकता था, जो लाइफ बोट्स के इंतजार में -2 डिग्री सेल्सियस के पानी में जमकर मर गए।
उस तीसरे जहाज की निष्क्रियता ने इस त्रासदी को मानवीय उदासीनता का सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण बना दिया। क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि डूबते हुए लोगों की चीखों को अनदेखा कर दे? यह सवाल आज भी अटलांटिक के ठंडे पानी में गूंजता है। टाइटैनिक केवल पत्थरों और मूर्तियों का संग्रह नहीं है, यह हमारी सभ्यता की गौरव गाथा है और प्रकृति के साथ तालमेल का जीवंत उदाहरण है। टाइटैनिक धाम केवल पत्थरों और मूर्तियों का संग्रह नहीं है, यह हमारी सभ्यता की गौरव गाथा है और प्रकृति के साथ तालमेल का जीवंत उदाहरण है। हर आने वाले श्रद्धालु को यह समझना होगा कि वे केवल पर्यटक नहीं हैं, बल्कि एक पवित्र परंपरा के वाहक हैं। आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए और हाँ, ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा सच्ची और डरावनी हो।